हेलो, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप सब बहुत बढ़िया होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो बहुत दिनों बाद आज मिलना हुआ, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सब अपना जो रिपीटर्स लोग हैं जिन्होंने इस बार एग्ज़ाम दिया था वो अपना स्टेबल हो गए होंगे और रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे होंगे, और जैसे ही रिजल्ट आएगा अपना डिसीजन वो ले लेंगे। अब कुछ एंथ्यूज वाले लोग होंगे जो अभी 12th में हैं, जिनको 2027 में नीट एग्जाम देना है। इन सब के लिए ये वीडियो बहुत काम का होने वाला है। फिजिकल केमिस्ट्री का आपका नेक्स्ट 1 ईयर का रोड मैप क्या रहेगा वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आज कवर करने वाला हूं। शायद ही यूट्यूब पे इतना डिटेल में किसी ने इन सब के बारे में बात करी होगी। मैं क्या क्या बताऊंगा? मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले आपको फिजिकल केमिस्ट्री में किन चैप्टर से स्टार्ट करना चाहिए, उसके बाद किस पे फोकस करना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा ज्यादा वेटेज वाले टॉपिक, एनटीए के फेवरेट जो टॉपिक है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो 2027 में जिनके आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, क्या मिस्टेक्स जनरली बच्चे कर देते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ग्राफ का और न्यूमेरिकल का और डेरिवेशंस का क्या करना है ये मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैलकुलेशंस को कैसे आसान करना है। बहुत सारे बच्चे फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिक्स में कैलकुलेशन को लेके बहुत परेशान रहते हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। और मैं मंथ वाइज आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने चाहिए, किस तरह से पढ़ने चाहिए, एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए क्या, उसके अंदर आपको सॉल्व्ड एग्जाम्पल करने चाहिए या जो पीछे वाले अनसॉल्व्ड है वो करने चाहिए, आपके अपने जो भी नोट्स है जिन भी टीचर्स से पढ़े हैं उनको किस तरह से आपका सीक्वेंस रहना चाहिए, वो पूरा का पूरा आज मैं आपको बताने वाला हूं। फुल फिजिकल केमिस्ट्री 11th 12th आपके नीट 2027 के लिए। कुल मिला के वीडियो बहुत बहुत काम का होने वाला है, आपको बहुत फायदा मिलेगा। और उन 45 क्वेश्चन में से केमिस्ट्री के, फिजिकल केमिस्ट्री के 16 या 17 जो भी क्वेश्चंस आते हैं, कभी 16 आते हैं, कभी 17 आते हैं, हल्का सा स्लाइटली एनटीए प्रेफरेंस देता है फिजिकल केमिस्ट्री को, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री कंपैरेटिवली इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के कंपैरिजन में ज्यादा बड़ी है। तो वो सारे क्वेश्चंस आपको सही करने हैं, तो इस वीडियो को पूरा का पूरा देखना होगा। अब सबसे पहले शुरू करते हैं। आपको अगले साल 2027 में, या मैं कहता हूं अगर आप 11th में भी हैं तो आपको किस तरह से फिजिकल केमिस्ट्री शुरू करनी चाहिए। हालांकि मोर ओवर ये वीडियो रहेगा 2027 के लिए, मतलब जो अभी 12th में है या फिर जो पास आउट हो चुके हैं और 2027 जिनका नीट टारगेट है, या फिर जो अभी बॉर्डर लाइन पे है और कंफ्यूज है। तो अब जल्दी से शुरू कर देते हैं वीडियो को, बिल्कुल बने रहिएगा। आपको सबसे पहले स्टार्ट किससे करना है? आपको सबसे पहले स्टार्ट करना है बेसिक से, मतलब मोल कंसेप्ट और एटॉमिक स्ट्रक्चर से, क्योंकि मोल जो है वो हर एक फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर में काम आता रहेगा। और एटॉमिक इसलिए क्योंकि यहां पे जो रूल सीखते हैं, क्वांटम नंबर सीखते हैं, वो इनऑर्गेनिक में काम आएंगे। तो मोल और एटॉमिक ये आपके पहले चैप्टर्स रहने चाहिए। उसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम रहना चाहिए। इसका भी कारण है, मैं एक एक चीज का कारण बताऊंगा, एक एक चीज मैं रीजन के साथ बताऊंगा, ऐसे ही नहीं कि कुछ भी मैंने कह दिया। केमिकल इक्विलिब्रियम भी आपको पहले इसलिए पढ़ना है क्योंकि उसके बाद आप आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ पाएंगे। आयनिक इक्विलिब्रियम बिना केमिकल इक्विलिब्रियम के नहीं पढ़ सकते हैं। इसके बाद रेडॉक्स रिएक्शन, ये भी आपको पहले पढ़ना है, कई लोग आखिरी में पढ़ते हैं। इसका भी मैं कारण आपको बताता हूं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो हाई वेटेज चैप्टर है उसमें रेडॉक्स काम आता है। तो ये चैप्टर्स आपके सबसे पहले तैयार रहने चाहिए, और आप नोटिस करोगे तो ये चारों चैप्टर जो है वो 11th के चैप्टर्स है। तो लेट सपोज आपका मोल बहुत स्ट्रांग है तो आप आगे बढ़ सकते हो, आपका एटॉमिक स्ट्रांग है, एटॉमिक, तो आगे बढ़ सकते हो, और ये दोनों चैप्टर भी आपके स्ट्रांग है तो फिर आगे आप बात कर सकते हो। पहले ये चारों चैप्टर आपको पढ़ने हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। सबसे पहला मोल, फिर एटॉमिक। एटॉमिक क्यों? इनऑर्गेनिक में जाने के लिए, केमिकल आयनिक पे जाने के लिए, और रेडॉक्स इलेक्ट्रो पे जाने के लिए। ये यहां से आपको स्टार्ट करना है। उसके बाद आपका जो भी मन पड़े आप वो सीक्वेंस रख सकते हो फिजिकल केमिस्ट्री में। इसके बाद कोई सीक्वेंस खास मैटर नहीं करता। बचे हुए चैप्टर आपको स्टार्टिंग में यहां पे दिख जाएंगे, इनको आप किसी भी सीक्वेंस में रख सकते हो। आयनिक हो गया, थर्मो हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, लिक्विड सॉल्यूशन हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, इसको आप किसी भी सीक्वेंस में पढ़ सकते हो, बशर्ते आपका ये पहले कंप्लीट होना चाहिए। समझ गए आप बात? अब इसके बाद कुल मिला के ये स्टार्ट करने के लिए, ये पढ़ने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपको ये पढ़ा होना चाहिए।
अब इसमें से ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर कौन से हैं ये मैं आपको बताता हूं। सीक्वेंस मैंने आपको बता दिया, अब ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर कौन से हैं ये मैं आपको बताता हूं। देखो, अगर इधर बात करें तो एटॉमिक स्ट्रक्चर ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर है, फोकस करना है इस पे, बड़ा चैप्टर है। क्वांटम नंबर, बोर वगैरह ये इंपॉर्टेंट है। रूल्स, मोल जो है वो देखा जाए तो डायरेक्ट सवाल हो सकता है उससे एक आए, लेकिन बहुत सारे सवालों के अंदर बाकी चैप्टर्स के अंदर मोल काम आ जाएगा। तो हाई वेटेज में अब बात करें, यहां पे जो भी चैप्टर लिखे हैं, आयनिक, थर्मो, क्योंकि थर्मो के अंदर एनर्जेटिक्स भी आ गया, केमिकल काइनेटिक्स, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये सब हाई वेटेज चैप्टर है। कुल मिला के इधर से एटॉमिक स्ट्रक्चर और इधर से सारे। वेटेज आपको समझ में आ गया, सीक्वेंस आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ जाते हैं, मैं आपको कैलकुलेशन भी बताऊंगा और किसी भी चैप्टर को शुरू कैसे करते हैं। कई लोग ये कंफ्यूज रहते हैं, सर आपने बता दिया मोल पढ़ना है, एटॉमिक पढ़ना है, ये समझ आ गया, पढ़ना शुरू कैसे करना है, कहां से शुरू करना है, कैसे करना है, पहले फॉर्मूला करना है, पहले न्यूमेरिकल करना है, करना क्या है। चलो मैं आपको बताता हूं सीक्वेंस फॉर एनी फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर के लिए, किसी भी पीसी के चैप्टर के लिए आपका सीक्वेंस क्या रहना चाहिए। सबसे पहले आप थ्योरी पढ़ो, जो भी आपके नोट्स है। लेट सपोज आप ऑफलाइन किसी बैच में हो तो अपने जो भी टीचर है उनके नोट्स पढ़ो। उसके बाद जैसे ही चैप्टर खत्म हो जाता है, वो जो भी पर्टिकुलर चैप्टर है उसका एनसीईआरटी एक बार रीड कर लो, कॉन्फिडेंस आता है, ऐसा लगता है सब तो पढ़ लिया। अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो टेलीग्राम चैनल जो है एलन नीट का, वहां पे जाके नोट्स जो है वो डाउनलोड कर लो और उनको देखो। सबसे पहले आपको नोट्स देखना है किसी भी टीचर से, चाहे पीजे सर से या चाहे आपके सर से, कोई भी टीचर हो, सबसे पहला फोकस होना चाहिए नोट्स पे। क्योंकि बुक्स तो आप जनरली डायरेक्ट खुद से पढ़ नहीं सकते हैं, बुक्स की लैंग्वेज ऐसी नहीं होती है कि आप खुद से समझ पाए। अगर ऐसा होता तो फिर बात ही क्या थी, टीचर्स की जरूरत ही नहीं पड़ती। ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता ही नहीं है। तो सबसे पहले आपको फोकस करना है नोट्स पे। उसके बाद जब कोई पर्टिकुलर चैप्टर खत्म हो जाए उसके एनसीईआरटी खोलना है और एक बार पेज पलटना है, हाँ भाई ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। क्योंकि आजकल एनटीए थ्योरी भी थोड़ा सा पूछता है फिजिकल केमिस्ट्री में। समझ आ गई बात। उसके बाद आपको क्या करना है, फॉर्मूले पे फोकस करना है। थ्योरी पढ़ी, बीच बीच में फॉर्मूले आते हैं, उन फॉर्मूले पे फोकस करना है, उन फॉर्मूले को लिखना है। आप फॉर्मूले को लिखो। आपका जब एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, आप चाहो तो फिजिकल केमिस्ट्री की एक फॉर्मूला शीट बना लो, एक अलग से कॉपी बना लो और उसमें लेट सपोज आपने मोल जो है वो कंप्लीट पढ़ लिया, आपने आपके नोट से पढ़ लिया, आपने एनसीईआरटी से एक बार पढ़ लिया। इसके बाद क्या करो, आप वो कॉपी खोलो, ऊपर लिखो मोल और फॉर्मूला, और बिना आपकी कोई कॉपी खोले वो जो ब्लैंक पेज है उसमें सारे फॉर्मूले मेमोराइज करो। मैंने पहले ये पढ़ा था, फिर ये टॉपिक था, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, सारे फॉर्मूले लिख दो, तो आपके फॉर्मूले स्ट्रांग हो गए। 50% कॉन्फिडेंस तो यही आ जाता है क्योंकि फॉर्मूले आपने आपसे खुद से लिख दिए, और जो फॉर्मूला आप लिख नहीं पाए उसको धीरे से जाके कॉपी में खोलो, देखो कहां गड़बड़ हुई थी, वो नोट डाउन कर लो। तो ये फॉर्मूला शीट आपके बाद में भी काम आएगी और साथ में आपको सारे फॉर्मूले याद भी हो गए। ठीक है भाई, फॉर्मूला हो गया। अब क्या करना है, अब फॉर्मूले के अंदर ना टर्म्स होती है। फॉर्मूले के अंदर क्या होती है, टर्म्स होती है कि यार इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। जैसे डेल्टा टीबी का फॉर्मूला है, डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला है, कोई भी फॉर्मूला है, मोलेरिटी का फॉर्मूला है, मोलेलिटी का फॉर्मूला है, या मोलेरिटी और मोलेलिटी का रिलेशन है, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं। या फिर बोर के अंदर फॉर्मूला है रेडियस का, वेलोसिटी का, एनर्जी का, जो भी फॉर्मूले हैं भाई, उन फॉर्मूले में हर एक टर्म का मतलब समझो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, अगर ये कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू क्या है, वो हर एक टर्म को मेमोराइज करो, समझो। अगर कहीं टेम्परेचर रखना है तो किस यूनिट में रखना है, केल्विन में रखना है या डिग्री सेल्सियस में रखना है। कहीं आर रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू रखनी है तो किस यूनिट में रखनी है। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में आर किस यूनिट में रखते हैं, क्या वैल्यू रखते हैं, 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन रखते हैं। तो इस तरह से हर एक का मतलब समझो, उसको किस यूनिट में रखते हैं वो समझो। और उसके बाद साइन का खास ध्यान रखना है थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर। साइन कन्वेंशन, बाबू भैया यूनिट का लफड़ा और साइन का लफड़ा, इनका थोड़ा ध्यान रखना है। इसके बाद आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो। कई लोग क्या गलती करते हैं, स्टार्टिंग में चैप्टर पढ़ते हैं, फील गुड फैक्टर में रहते हैं और सिर्फ इजी सवाल करते हैं, मीडियम करते हैं और सोचते हैं कि जो टफ सवाल है वो हम जब नीट आ रहा होगा उसके 1-2 महीने पहले करेंगे। ये गलत स्ट्रेटजी है। आप जब भी कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, पहली बार आपने पढ़ा या रिवाइज कर रहे हैं और आपके पास सफिशिएंट टाइम लाइन है, 1 साल का टाइम है, आपको डिफिकल्ट सवाल भी करने हैं, नहीं छोड़ने हैं डिफिकल्ट सवाल भी, इजी भी, मीडियम भी, डिफिकल्ट भी।
ये गलती नहीं करना है कि डिफिकल्ट बात के लिए एक बार इजी इजी सवाल पकड़ लेता हूं, बाद में डिफिकल्ट देख लूंगा। माइंडसेट वैसा ही बन जाता है मेरे यार। तो एक ही बार में चैप्टर के साथ ही आपको इजी, मीडियम, डिफिकल्ट सब करना है। अब उसके बाद मिस्टेक तो आप करोगे ही, सही, हर कोई करता है। तो मिस्टेक जब आप करोगे उस मिस्टेक को एनालाइज करो, सोचो, टाइम दो। कई लोग ये गलती कर देते हैं कि अपनी गलतियों को इग्नोर कर देते हैं, और ये सबसे बड़ी गलती है मेरे दोस्त। तो आप हर एक मिस्टेक को एनालाइज करो। आप देखो आपने मिस्टेक क्या करी है। क्या आपने क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक कर दी, समझने में मिस्टेक कर दी, आपने कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी, आपने कंसेप्ट गलत लगा दिया, फॉर्मूला गलत लगा दिया, टॉपिक गलत समझ गए, साइन गलत समझ गए, यूनिट गलत समझ गए, और वो नोट करते जाओ कि यार मैंने इस सवाल में ये गलती करी थी। या तो जहां गलती करी थी वहां ही कोई निशान लगा दो, मार्क लगा दो। आप आपकी मॉड्यूल से, लेट सपोज आप एलन का मटेरियल फॉलो कर रहे हो, तो एक्सरसाइज 1 2 3 सॉल्व कर रहे हो, तो अच्छा तीनों एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, उसमें जो क्वेश्चन में आपको एरर आई वहां पे आप थोड़ा सा मार्क लगा दो, स्टार मार्क लगा दो, एरर का मार्क लगा दो, जिससे कि बाद में रिवाइज करने में आसान रहे। और उसमें यह भी लिख दो कि मुझे क्या प्रॉब्लम हुई, हल्का सा पेंसिल से हिंट लिख दो कि मुझे प्रॉब्लम क्या हुई, यूनिट की, साइन की, क्या प्रॉब्लम हुई है वो लिख दो, ताकि बाद में जब आप लौट के आओगे तो उससे काफी फायदा मिलेगा। आपको ये समझ आ गया किसी भी चैप्टर को शुरू कैसे करना है, खत्म कैसे करना है। अब एक और बहुत बड़ी मिस्टेक सुनो, उसके बाद कैलकुलेशन पे आते हैं, जो दुनिया का दुख दर्द है, फिर उस पे आते हैं। तो देखो एक और मिस्टेक क्या होती है। लेट सपोज आपने कोई एक चैप्टर पढ़ा, आपने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ लिया, आज जुलाई है तो आपने जुलाई में पढ़ लिया केमिकल इक्विलिब्रियम या आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ लिया। अब आप उसको 4 महीने बाद उठा रहे हो, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। आपको एक फ्लो सेट करना पड़ेगा कि इस चैप्टर को मैं 1.5 महीने तक अगर नहीं छू रहा हूं तो उसके बाद मुझे इसको चैप्टर को वापस देखना है, क्योंकि अगर बहुत लंबा टाइम हो जाएगा ना तो कंसेप्ट्स जो है वो थोड़े स्लिप ऑन हो जाते हैं, वो फिर याद नहीं आते हैं। तो आप किसी भी चैप्टर को 1.5 महीने से ज्यादा के लिए अकेला मत छोड़ो, समझ रहे हो ना। 1.5 महीने से ज्यादा के लिए अकेला मत छोड़ो, चाहे आपका वो किसी टेस्ट में आ रहा है नहीं आ रहा है, आप किसी भी कोचिंग में हो, XYZ, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी, भाई हो सकता है उनसे कुछ स्किप हो जाए, उनका टेस्ट शेड्यूल में प्रॉब्लम हो जाए, उन्होंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया, तो भाई करियर तो आपको आपका सेट करना है। आपको ध्यान देना पड़ेगा कि यार ये चैप्टर मेरे को डिफिकल्ट लगता है और मैं 1.5 महीने से इसको छुआ भी नहीं हूं, तो जाके उस चैप्टर को पढ़ो। और जब एक बार चैप्टर पढ़ा हुआ होता है ना तो बहुत ज्यादा देर नहीं लगती यार, 4 घंटे खींच के, 5 घंटे खींच के, और अगर आप सिर्फ मिस्टेक्स एनालाइज करोगे तो हो सकता है 2 घंटे में भी आपको चैप्टर हो जाए। ठीक है, ये सीक्वेंस रहना चाहिए। अब आगे बात करते हैं कैलकुलेशंस। कैलकुलेशंस का लफड़ा बाबू भैया, कई लोग यहां पे परेशान हो जाते हैं। मैं आपको इन सब बातों को सिखाता हूं, और अगर आप YouTube पे मेरे वीडियो देखते हो या आगे देखने वाले हो तो आपको बहुत सारे सवालों में जे मिल जाएगा, पीजे सर का जे। वहां पे भी मैं आपको कैलकुलेशन का हर एक सवाल में बताता रहता हूं। फिलहाल मैं कुछ बेसिक बातें बताता हूं, ये आपको पता होनी चाहिए। जैसे ही ये आज आप फॉलो कर लेंगे, भाई इतना कॉन्फिडेंस फील होगा ना आप में, बहुत ही भयंकर कॉन्फिडेंस आपको फील होने वाला है। देखो सबसे पहले आपको ये वैल्यूज पता होनी चाहिए। डिवाइड करते हैं तो 1/2 कितना होता है, 1/3 कितना होता है, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10। ये वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। इससे कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। कई लोग ये वहां पे डिवाइड करते हैं। 1/4 किसी को याद नहीं होता, किसी को 1/6 याद नहीं होता, 1/7 याद नहीं होता, और वहां डिवाइड करते रहते हैं। मैं यकीन मानो ये 1/2, 1/3, 1/4, देखो कितना आसान है यार। 1/2 कितना होता है 0.5, 1/3 कितना होता है 0.33, 1/4 कितना होता है 0.25, 1/5 कितना होता है 0.2। तो इस तरह से आपको ये सब याद करना है, दिमाग में बैठा लो, बहुत मजा आएगा कैलकुलेशन में। फिर आपको टेबल याद होनी चाहिए यार, 2 से लेकर 20 तक की टेबल याद होनी चाहिए। कई लोग 10 के ऊपर खेल खत्म कर देते हैं, तो नहीं, आज आपका समय दो, 2 से लेकर 20 तक टेबल याद करो। और आज आपको इसको अपना समय दोगे तो कल परसों नरसों जब तक आपका एग्जाम है, आपके जीवन भर ये टेबल आपका समय बचाएगी, यकीन मानो। इसके बाद ये कुछ वैल्यूज है, ये आपको पता होनी चाहिए। जैसे 1000/18 55.55 होता है, बहुत ज्यादा काम में आता है। 1/55.55 18/1000 हो जाएगा, मतलब 0.018 हो जाएगा। 1/NA 1/6.023 इंटू 10 की पावर 23, इसकी वैल्यू हो जाती है 1.67 इंटू 10 की पावर -24। इसी तरह 0.0821 इंटू 273 इंटू 298 इंटू 300, ये आपको याद होना चाहिए। ये सब आपको याद होना चाहिए, कई बार कैलकुलेशन में बहुत काम में आता है ये।
फिर वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट आपको याद होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का मास क्या होता है, चार्ज क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। मास आपको एमयू में, ग्राम में, किलोग्राम में, सब में पता होना चाहिए। केबी, केएफ की वैल्यू सॉल्यूशन में काम में जो आती है। एसआरपी, एसओपी दोनों पानी का, ये आपको पता होना चाहिए, दोनों की वैल्यू नेगेटिव होती है, क्या क्या वैल्यूज होती है वो पता होनी चाहिए। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ये आपको पता होना चाहिए, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन में होता है। इसी को कैलकुलेशन आसान करने के लिए कई बार 25/3 भी लिख देते हैं। 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन वाला होता है। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी आइडियल गैस इक्वेशन में यही वाला काम आता है। फिर कैलोरी में 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन होता है। अब किलो जूल और किलो कैलोरी में क्या होता है, किलो जूल में इसको 1000 से डिवाइड कर दो, किलो कैलोरी में इसको 1000 से डिवाइड कर दो। समझ आ रहा है? log 1 से लेके log 11 तक की वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। log 1 0, log 2 0.3, इस तरह से log 3 0.48, log 4.60, log 5 0.699, जिसको 0.7 बोल देते हैं। ये सब वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। log बहुत सारे चैप्टर्स में काम आता है, सबसे ज़्यादा काम में आएगा आयनिक इक्विलिब्रियम में, क्योंकि वहाँ तो pH के फॉर्मूले में ही -log H+ है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा काम आएगा। और बाकी भी बहुत जगह आपको फिजिकल केमिस्ट्री में, फिजिक्स में log काम आ जाएगा। तो लोगों की अहमियत समझो मेरे दोस्त, लोगों की मतलब log की यार। तो log आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अगर डिटेल में और भी इनके अलावा कैलकुलेशन आसान करने के हैक्स क्या है ये आपको जानना है, तो वीडियो वाले सेक्शन में ही आपको कैलकुलेशन हैक्स का वीडियो मिल जाएगा जो मैंने बनाया है। 1 लाख से ज्यादा व्यूज है, जाके आप उसको देख लेना, प्रॉपर टाइम देना जिसने अभी तक नहीं देखा है। कैलकुलेशन पढ़ाई में भी काम आएगी, जीवन में भी काम आएगी। अप्रॉक्सीमेशन ये आपके जीवन में बहुत काम आएगा। यार कल को ऐसा हो जाएगा तो शायद ऐसा हो जाएगा, तो ये अप्रॉक्सीमेशन ही तो है। तो अप्रॉक्सीमेशन आना चाहिए, सामने वाले ने ये कह दिया तो मैं क्या कहूंगा, अप्रॉक्सीमेशन है। तो इसी तरह कैलकुलेशन का अप्रॉक्सीमेशन आपको आना चाहिए। अलग से वीडियो है, जाके देख लेना, थोड़ा इसी का डिटेल्ड वर्जन है। यहां तो मैं पूरा आपको साल भर का रोड मैप बताने वाला हूं, वो स्पेसिफिक कैलकुलेशन के ऊपर ही वीडियो है। ओके, आगे बात करते हैं। अब आपको कई लोग इन चीजों पे फोकस नहीं करते हैं, या कई टीचर्स इन चीजों पे फोकस नहीं करवाते हैं, तो आपको उनकी बात नहीं सुनना है। आपको यह करना है, ग्राफ पे स्पेशल ध्यान देना है, ग्राफ पे देना है, क्योंकि एनटीए का फेवरेट हो गया आजकल ग्राफ से रिलेटेड सवाल पूछना। जिस भी चैप्टर में जहां भी ग्राफ आ जाए आपको खास ध्यान देना है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, कई लोग ग्राफ को रटते हैं। मेरे दोस्त, ग्राफ रटे नहीं जाते, ग्राफ समझे जाते हैं। आप ग्राफ रट के जाओगे तो 100% वहां गलत करोगे, और समझ के जाओगे तो चाहे आपका देखा हुआ ग्राफ नहीं भी होगा, कुछ एक्स्ट्रा ग्राफ आ गया उसको भी सही कर दोगे। तो ग्राफ को समझते हैं, लॉजिक लगाते हैं। डेरिवेशन कई लोग कहते हैं अरे छोड़ो ना, तुम तो फॉर्मूला याद कर लो ना। तो भाई प्रॉपर टाइम है हमारे पास, प्रॉपर टाइम है। आप डेरिवेशन हर एक देखो। इस बार भी डेरिवेशन के बीच से उठ के भी सवाल आया है। एक जो 0 ऑर्डर वाला सवाल था ना, वो स्टार्टिंग से डिराइव करके सही आंसर आएगा। तो डेरिवेशन पे थोड़ा सा ध्यान देना, आप किसी भी डेरिवेशन को स्किप मत करना, समझना लॉजिक से। उसके बाद एनसीईआरटी किस तरह से आपको पढ़ना है मैंने आपको बताया था। कोई चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, किसी भी XYZ टीचर से आप पढ़ रहे हैं, वो चैप्टर कंप्लीट हो गया, उसके बाद जाके एनसीईआरटी के पेज पलटो। इनटेक्स्ट क्वेश्चन जो होते हैं, जिनको बोलते हैं सॉल्व्ड एग्जाम्पल, उसको आप देखो। कई बार सीधे साधे सवाल यहीं से उठ के आ जाते हैं भाई, बहुत बार। अच्छा, फिर अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल भी होते हैं एनसीईआरटी में पीछे, उनका क्या करना है। आपका बहुत मन करता है कि नहीं मुझे तो और सवाल चाहिए, और सवाल चाहिए, सवाल लाओ मेरे लिए। तो भाई आप वो पीछे वाले सवाल जो अनसॉल्व्ड है उसको करो। थोड़े से लेंदी हो सकते हैं वो सवाल, अगर इतना ज्यादा आपके अंदर जील है और भूख है सवालों की, तो आप उन सवालों को भी कर सकते हैं, अनसॉल्व्ड जो है। अच्छा, अब आपको वहां कैलकुलेटर मिलेगा नहीं, तो आप घर पे कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। कभी भी कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करना है, बिल्कुल। कभी कहीं फंस गए और चेक करने के लिए तुमने कैलकुलेशन करी और तुम्हें ढूंढना है कि मैंने मिस्टेक कहां करी है, फिर आप कैलकुलेटर से ढूंढ सकते हो, सॉल्व नहीं कर सकते। एक एक बात जो मैं कह रहा हूं वो सोना है, वो हीरा है, उसको दिमाग में बैठा लो। लॉग टेबल आपको वहां मिलेगी नहीं, तो आप लॉग जो है फोन से देख के जाना मत, लॉग टेबल खोलना मत। तो आपको क्या करना है, log 1 से लेके 11 तक की वैल्यू याद करनी है, और उसके बाद उन्हीं से बाकी सब लॉग की वैल्यू आ जाती है। अगर ये कैसे आती है आपको सीखना है। आयनिक इक्विलिब्रियम वाला जो वन शॉट होगा, जाके देख लेना, मैंने बहुत ज्यादा वक्त दिया है वहां लोगों पे, तो इसलिए मुझसे बेहतर नहीं समझ पाओगे तुम लोगों को।
अच्छा, यहां तक बात डन है। हाँ, कैलकुलेटर की एक और बात मैं लास्ट कर देता हूं, जो एनसीईआरटी के पीछे वाले अनसॉल्व्ड एग्जाम पर है चैप्टर के एंड में, वहां कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है। अगर आप चाहो तो वहां पे आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, उसके अलावा कैलकुलेटर यूज करना पाप है। अच्छा, अब एनटीए के फेवरेट कुछ टॉपिक्स है जहां से एनटीए मानता ही नहीं है, बहुत मन करता है एनटीए का वहीं से सवाल पूछने का, वो टॉपिक्स मैं आपको बता देता हूं। इन टॉपिक्स पे स्पेशल फोकस करना, स्पेशल ध्यान देना। सॉल्युबिलिटी, एस एंड के एस पी एनटीए का फेवरेट है। कितनी बार मैंने बोला था, इस बार भी सवाल आया है, फेवरेट है। इसमें कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन भी आ गया, रिलेशन बिटवीन एस एंड के एस पी भी आ गया, और इफेक्ट ऑफ कॉमन आयन ऑन सॉल्युबिलिटी भी आ गया। सॉल्युबिलिटी फेवरेट पार्ट है। आर्हेनियस इक्वेशन मैंने इतनी बार कह के लोगों को भेजा है, आर्हेनियस भी फेवरेट है। अब यहां पे क्या क्या फेवरेट है भाई, यहां डेरिवेशन भी फेवरेट है, यहां पे ग्राफ भी फेवरेट है, सवाल भी फेवरेट है। आर्हेनियस इक्वेशन k इज इक्वल टू ए की पावर माइनस ई बाय आर टी, ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है। दो अलग अलग टेम्परेचर पे जो फॉर्मूला होता है log k2 बाय k1 इज इक्वल टू ए बाय 2.303 r1 अपॉन t1 माइनस 1 अपॉन t2, ये इंपॉर्टेंट है। जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसके अंदर ग्राफ भी आ जाते हैं, न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं, डेरिवेशन भी आ जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इस बार जीरो ऑर्डर से ही सवाल आया है, वो जो 2a वाला आया है जहां डेरिवेशन ने खेल ही बदल दिया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ग्राफ पे कई लोग फोकस नहीं करते हैं, हाफ लाइफ वाला उन पे थोड़ा ध्यान देना है, रेट वाला उन पे थोड़ा ध्यान देना है। केपी केसी का रिलेशन और इंडिविजुअल केपी और केसी के सवाल केमिकल इक्विलिब्रियम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मानता ही नहीं है एनटीए। डेल्टा एच और डेल्टा ई थर्मोडाइनमिक्स पे, इस पे ध्यान देना है। डेल्टा एच के जो फॉर्मूले होते हैं, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी, मैं तो बोल बोल के थक गया हूं, थका तो नहीं हूं, खैर मैं बोलता ही जा रहा हूं, और कि ये इंपॉर्टेंट है और इस बार भी सवाल आया था। इस पे थोड़ा सा ध्यान रखना। बॉम्ब कैलोरीमीटर वाला क्या होता है, वो डेल्टा ई होता है। हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है, डेल्टा एच होता है। हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम बॉम्ब कैलोरीमीटर वाला वो क्या होता है, क्यूवी, वो डेल्टा ई होता है, और इनके बीच में रिलेशन। एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर बोर और क्वांटम नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर के अंदर डेरिवेशन भी आ गए आपके, और रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी, ये सबके फॉर्मूले भी आ गए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर फेराडेस फर्स्ट एंड सेकंड लॉ, ये इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल वाइज ये काम का है। तो ये सब एनटीए के फेवरेट टॉपिक्स है, इन पे थोड़ा सा नजर बनाए रखना जब भी आप इनको पढ़ो। तो ये पीडीएफ को सेव कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, जैसा भी आपको ठीक लगे अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से। आगे बढ़ जाते हैं। आइडियल मंथली टाइमलाइन क्या होना चाहिए आपका, किस मंथ में कौन सा चैप्टर, क्या सीक्वेंस रहना चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूं। और फाइनली यहां आपका जो पूरा रोड मैप है वो खत्म हो जाएगा फिजिकल केमिस्ट्री का। देखो, स्टार्ट आपको करना चाहिए। लेट सपोज अभी जुलाई चल रहा है, अगर किसी ने पहले से स्टार्ट कर दिया था तो वो जून जुलाई मान सकता है, और कोई अभी से स्टार्ट कर रहा है तो उसको जुलाई अगस्त मान सकता है, और एक एक महीना आगे शिफ्ट कर सकता है। आइडियल टाइमलाइन है, 100% ये फॉलो जरूरी नहीं है, 19-20 चलेगा, सबका अलग अलग तरीका होता है। आइडियली ये होना चाहिए। सबसे पहले मैंने कहा था कुछ फाउंडेशन चैप्टर्स होते हैं, ये देखो, ये जो है ये फाउंडेशन चैप्टर है, मोल, एटॉमिक, केमिकल और रेडॉक्स। मोल हर चैप्टर में काम आता है, एटॉमिक जो है वो इनऑर्गेनिक के लिए, केमिकल इसलिए क्योंकि आयनिक इंपॉर्टेंट है, और रेडॉक्स इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रो के अंदर काम में आता है। ये फाउंडेशन चैप्टर है। तो जून जुलाई के अंदर आपका मोल एटॉमिक हो जाना चाहिए। फिर अगस्त में केमिकल और रेडॉक्स हो जाना चाहिए, 1 महीना, क्योंकि दोनों छोटे छोटे से चैप्टर है। अब लेट सपोज आपका मोल और एटॉमिक हो रखा है, केमिकल आयनिक भी हो रखा है, तो इस टाइमलाइन को उठा के ऊपर शिफ्ट कर दो, कितना आसान है। और नहीं, आपको स्क्रैच से करना है तो फिर ये है ही सही। फिर 4th जो मंथ है सितंबर, उसमें आपको आयनिक इक्विलिब्रियम करना है, क्योंकि आपने ताजा केमिकल पढ़ा था, अब आप आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ने के लायक हो चुके हो। उसके बाद मंथ 5 मतलब अक्टूबर में आपको थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री, बड़ा चैप्टर है भाई थर्मोडायनेमिक्स थर्मोकेमिस्ट्री, क्योंकि एनर्जेटिक्स भी आ गया ना इसके अंदर, तो 1 महीना मतलब आप इसको दे सकते हो। अच्छा, क्योंकि आपने रेडॉक्स पढ़ लिया है तो आप यहां पे जो अक्टूबर में है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी स्वैप कर सकते हो। आप पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी पढ़ सकते हो। अगर आपको भूलने की बीमारी है तो फिर रेडॉक्स आपने ताजा पढ़ा था, आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को ऊपर रख सकते हो और इसको उठा के नीचे रख सकते हो। इसके बाद नवंबर में आप केमिकल काइनेटिक्स और सॉल्यूशन पढ़ सकते हो, और उसके बाद दिसंबर में अगर आपने स्वैप किया है तो थर्मोडायनेमिक्स थर्मोकेमिस्ट्री यहां नीचे आ जाएगा। लेट सपोज आप पहले फिजिकल केमिस्ट्री खत्म करना चाहते हो, ये मैंने इस हिसाब से बताया कि आपका केमिस्ट्री की 2 चीजें एक साथ चल रही है, एक पीसी चल रहा है और एक इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक चल रहा है।
क्योंकि पीसी बड़ा है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक से। लेकिन आप चाहते हो कि पहले पीसी खत्म कर लेना, तो इसको थोड़ा ऐसे कंसाइज कर दो, ऊपर खिसका दो, और मंथ जो है कोई 3-3.5 महीने में इसको खत्म कर दो, खींच के 4 महीने में खत्म कर दो, अगर ऐसा है तो। और अगर साथ में एक और केमिस्ट्री का कोई पोर्शन कर रहे हो तो ये आइडियल टाइमलाइन है मेरे दोस्त। ये दिसंबर आते आते ना ये आपकी पूरी केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी। कैसे? फिजिकल केमिस्ट्री ये चल रहा है, साथ में आपका इनऑर्गेनिक खत्म हो जाएगा, और इनऑर्गेनिक खत्म होगा तो फिर ऑर्गेनिक भी खत्म हो जाएगा। मतलब अगर आप ये सीक्वेंस फॉलो कर रहे हो तो कहीं यहां पे आपका इनऑर्गेनिक खत्म हो जाएगा और कहीं यहां पे आपका ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगा, या वाइसे वर्सा, ऊपर ऑर्गेनिक नीचे इनऑर्गेनिक। समझ गए? रिलैक्स लग रहा है? हल्का लग रहा है? मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई, कैलकुलेशन बताई, सीक्वेंस बताया, टाइमलाइन बताई। होपफुली आप इन बातों को समझ पाए होंगे, और वीडियो में जो भी काम की बात थी उसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में, ताकि पूरा वीडियो देखना ना पड़े। बाकी मैं आपके साथ हूं, साल भर आपके साथ हूं। इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, और अगर आपकी कोई भी डाउट है, कोई भी तकलीफ है, तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। मैं या कोई भी टीम मेंबर 100% कोशिश करेंगे, अगर जेन्युइन बात है तो, जेन्युइन बात है तो, कई लोग तो कुछ भी कमेंट करते रहते हैं, तो ज़रूर कोशिश करेंगे रिप्लाई करने का। कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई स्पेसिफिक डाउट हो, तो ज़रूर से मैसेज कर देना। जो लोग काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, यार मैं चाहता हूँ आप सब सेलेक्ट हो जाओ, कट ऑफ थोड़ा सा लो चल जाए और सब सेलेक्ट हो जाओ, मैं चाहता हूँ। और जो लोग अभी भी लगे पड़े हैं उनको मैंने ये सब समझाया है, लग जाओ, 1 साल भयंकर ताबड़तोड़ जबरदस्त मेहनत करो, ताकि अगला साल और उसके आने वाले बाकी सारे साल सिर्फ आपके हों। और जब आप सेलेक्ट होकर कॉलेज में जाते हो ना, आज भी बहुत लोग एडेड है मेरे सोशल मीडिया पे, बहुत सारे लोग जो सेलेक्ट हुए हैं वो भी, जो नहीं हुए वो भी। मतलब जो सेलेक्ट हुए वो भी अच्छा कर रहे हैं, और जो सेलेक्ट नहीं हुए जीवन में वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। इतने अलग अलग फील्ड में चले गए हैं, बहुत सारे फील्ड में चले गए हैं, तो हार नहीं मानना यार। मैं एरोस्पेस इंजीनियर था, थोड़ा सा मैं अपनी कहानी बताता हूं। मैं एरोस्पेस इंजीनियर था, चेन्नई से पढ़ा हुआ हूं। तो एरोस्पेस इंजीनियर में मतलब बहुत सारी बातें होती है, सैटेलाइट, एयरक्राफ्ट, जो भी स्पेस से रिलेटेड जो भी कुछ है, एयरक्राफ्ट भी आ गया, एयरप्लेन भी आ गया, हेलीकॉप्टर भी आ गया, सैटेलाइट भी आ गया, ये सब बातें आ गई है। उसके बाद मैं जा रहा था किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में, उनका ऑफर था स्कॉलरशिप पे पढ़ने का, जॉब ऑफर था उसके बाद। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी कंडीशन थी कि मैं इस फील्ड में आ गया, कुछ ऐसा हुआ कि मैं इस फील्ड में आ गया, मैं कोटा आ गया, और उसके बाद देखो मैं यहां भी उतना ही बेहतर कर रहा हूं, मैं वहां भी उतना बेहतर करता, मैं यहां भी उतना बेहतर कर रहा हूं, और मैं खुश हूं कि यार इतने सारे बच्चे जो है वो मुझसे जुड़े हुए हैं। और जब वो किसी भी सक्सेस वाली हाइट पे पहुंचते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि यार इससे बड़ी सक्सेस मुझे नहीं लगता और कुछ हो सकती थी मेरी लाइफ में। तो इसलिए डेस्टिनेशन सबकी अलग अलग हो सकती है, लेकिन एक ना एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे और सबको बता देंगे कि यार ये कर रहा हूं या वो कर रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं, मैं कर बहुत बढ़िया रहा हूं। तो इसलिए कभी भी परेशान मत होना, मैं आपके साथ हूं। कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे कनेक्ट करना, मिलके बात करेंगे, और सब कुछ जीवन में सॉर्ट होता है यार। रिलैक्स रहो, मस्त रहो। चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, अपना ध्यान रखो।